नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। 12वीं कक्षा की चौथी कहानी अकेली। आज हम एक ऐसी दुखी वृद्ध महिला की कहानी के बारे में पढ़ेंगे जो अकेली है। कहानी का शीर्षक भी अकेली है। लेखिका मन्नू भंडारी ने एक बहुत ही मार्मिक कहानी हमारे अभ्यासक्रम में रखी है, जहाँ एक दुखी अकेली महिला की कहानी है जिसका नाम है सोमा बुआ। सोमा बुआ जिसका जवान बेटा मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके विरह में उनके पति तीर्थवासी हो गए, और तब से सोमा बुआ जो हैं वो अकेले अपना जीवन व्यतीत करती हैं और अपने उस अकेलेपन को दूर करने के लिए या कम करने के लिए गांव में कहीं भी छोटा बड़ा प्रसंग होता था वहाँ वो पहुँच जाया करती थी और जाकर के जी जान लगा करके काम करती। कहते हैं कि जब कभी 12 महीने में एक बार एक आध महीने के लिए उनके पति घर आ जाया करते थे, लेकिन घर आने के बाद भी सोमा बुआ को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता जो है वो छीन जाती थी। तो यहाँ इस कहानी में एक वृद्ध महिला यानी सोमा बुआ के व्यवहार और सोमा बुआ के मानवता का चित्र है कि अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात उन्हें अपना जीवन कैसे काटना पड़ा। समाज में कई वृद्ध लोग ऐसे हैं जिन्हें इस अकेलेपन का अनुभव आज भी होता है। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। सोमा बुआ इसका मुख्य पात्र है जिसके बारे में हमें इस कहानी में जानना है कि सोमा बुआ का व्यक्तित्व कैसा था और सोमा बुआ किस तरह से गांव वालों के लिए मदद रूप हुआ करती थी और वो क्यों दुखी हुई। यहाँ पर एक प्रसंग है कि सोमा बुआ के गांव में उनके संबंधी के यहाँ एक विवाह का प्रसंग है और उस विवाह के प्रसंग में जाने के लिए सोमा बुआ ने ढेर सारी तैयारी की और उस तैयारी के दरमियान उन्होंने अपने बेटे की अंतिम एकमात्र निशानी जो सोने की अंगूठी थी वो भी बेच दी तैयारी करने के लिए। और उस विवाह के प्रसंग में अंत तक जब उन्हें उस विवाह का निमंत्रण नहीं मिला तब उनके दुख की सीमा का अंत न रहा, और उसी दुख का चित्रण जो है इस कहानी के अंतर्गत किया गया है। और इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। कथा वस्तु की तरह हम इसको नहीं समझ सकते। जब तक हम इस कहानी को नहीं पढ़ेंगे तब तक इस कहानी की विषय वस्तु हमको समझ में नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। एक दुखी महिला के एकाकी जीवन की कहानी अकेली, जिसे मनु भंडारी ने लिखा हुआ है। चरित्र जो सोमा बुआ का है, शुरुआत उसी से होती है कि सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता का मतलब पति के द्वारा त्याग की गई, और सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उनकी अपनी जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार सब त्याग करके तीर्थवासी हो गए, और परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं था जो उनके एकाकीपन को दूर करता। पिछले 20 साल से उनके जीवन की एक रस्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। वैसे हर साल 1 महीने के लिए उनके पति जो है उनके पास आकर के रहते थे, पर कभी उन्होंने अपने पति की प्रतीक्षा नहीं की जैसे हर एक पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा करती है। नहीं, न उनकी राह देखी। क्यों? कि जब तक पति रहते थे उनका मन और भी मुरझाया रहता था, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा की जिंदगी की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता था। मतलब उनकी स्वतंत्रता छिन जाती थी। उस समय उनका घूमना फिरना, मिलना जुलना सब बंद हो जाता। और सन्यासी जी महाराज से तो ये भी नहीं होता था कि 2 मीठे बोल मतलब प्रेम से भी सोमा बुआ से बात करके उनको ऐसा एक आधार, संबल का मतलब होता आधार, एक आधार ऐसा पकड़ा दें जिसका आसरा लेकर वो उनके वियोग के 11 महीने काट दे। और ऐसी स्थिति में
बुआ को अपनी ज़िंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। याद रखना, परीक्षा में प्रश्न आता है, सोमा बुआ को अपनी ज़िंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? तो आस पड़ोस के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। कैसे? कि किसी के घर में मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो, गमी हो, बुआ पहुंच जाती थी और फिर छाती फाड़ करके काम करती थी, मानो वे दूसरे के घर में नहीं, अपने ही घर में काम कर रहे हैं। अब जिस वक्त हम कहानी पढ़ रहे हैं उस वक्त सोमा बुआ के जो पति हैं वो घर पर ही हैं, और उसी दौरान जो कुछ घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का चित्रण यहाँ कहानी में किया गया है। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी हुई है, अनबन हो गई है। क्यों अनबन हुई? आगे पता चलेगा। कि बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण हाथ पैर, क्योंकि आना जाना घूमना फिरना बंद है, उनकी जीभ जो है वो सबसे अधिक सजीव और सक्रिय है। तभी हाथ में एक फटी हुई साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। राधा भाभी ने पूछा, क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी महाराज ने कुछ कह दिया? अब बुआ से नहीं रहा गया और उन्होंने अपना सारा वृतांत सुनाया। अरे मैं कहीं चली जाऊं सो इन्हें नहीं सुआ था, कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का गुरूर है जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी वालों का न्योता किया है, पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्दी ही चली गई और हुआ भी वही। और सरक करके बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। देखिए यहाँ सोमा बुआ की जो मदद करने की वृत्ति है वो भी हमको दिखाई देती है। कहा नहीं राधा भाभी ने पापड़ सुखाओ, लेकिन सामने से ले लिए और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। एक काम गत से नहीं हो रहा था, अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बताए या कभी किया हो तो जाने। गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी के गीत गा रही थी। बन्ना बन्नी के गीत मतलब जो विवाह पर होते हैं, विवाह पर गीत गाए जाते हैं। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया और उसकी याद से कुछ देर पहले का दुख और गुस्सा जो था वो भूल गया। अपने सहज स्वाभाविक रूप से कहने लगी, भट्टी पर देखो तो अजब तमाशा, समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो, और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में पूरे न पड़े। उसी समय खोवा मावा मंगा करके नए गुलाब जामुन बनवाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इस तरह जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। वो कहने लगे, अम्मा तुम न होती तो आज भद दुर जाती। भद दुर जाती मतलब इज्जत चली जाती। अम्मा तुमने लाज रख ली, मैंने तो कह दिया कि अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर से थोड़ी आएगा। ये तो आजकल इनकी रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? राधा ने पूछा। यूं तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया। तो सन्यासी महाराज सोमा बुआ पे क्यों गुस्सा हुए थे? क्योंकि किशोरी लाल जी के यहाँ से उन्हें बुलावा नहीं आया था और फिर भी वो उनके वहाँ पर चली गई थी। अब सोमा बुआ ने अपनी सफाई दी। अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते, नहीं तो कौन भला यूँ भट्ठी और भंडार घर सौंप देता, पर उन्हें अब कौन समझाए। कहने लगे, तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। कुछ देर के लिए सोमा बुआ अपने पति का गुस्सा भूल चुकी थी, लेकिन जैसे ही बात याद आई फिर उनका मन जो था वो दुखी हो गया और बुआ रोने लगी। राधा ने कहा, अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने के तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो, और क्या। बुआ ने कहा, सुनने को तो सुनती हूँ पर मन तो दुखता है ना, कि 1 महीने को आते हैं और कभी मीठे बोल नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। सो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं है, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ करके बैठ जाऊंगी तो कैसे चलेगा। तो मैं इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में साथ ही रखो। सो इनसे होता नहीं,
सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँगी। मतलब सोमा बुआ ने अपने पति से कहा कि मुझे भी अपने साथ रखा करो, लेकिन उसके पति उसे अपने साथ रखते नहीं हैं, और उस पर से अगर मैं कहीं आयूँ जाऊँ तो ये इनसे बर्दाश्त होता नहीं है। और बुआ फूट फूट कर रोने पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो मत बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए थे कि बिन बुलाए तुम चली गई थी। बुआ ने कहा, इतने अग्गा में बुलाना भूल गए होंगे, और मैं भी मान करके बैठ जाती, फिर घर वालों को कैसा बुलाना। यहाँ सुमा बुआ के अपने विचार देखो कि मैं तो अपनेपन को जानती हूँ, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर भी नहीं जाऊँ, और प्रेम रखे तो बिना बुलाए सिर के बल चली जाऊँ। मेरा अपना हरखू होता, हरखू सोमा बुआ के बेटे का नाम, अंडरलाइन कर लेना, और उसके घर में अगर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरे को देख देख कर मन भरमाती हूँ। और वे हिचकियाँ लेकर के रोने पड़ी, क्योंकि उन्हें अपने मरे हुए बेटे की याद आ गई। पापड़ों को फैला करके स्वयं को भरसक कोमल, स्वर को भरसक कोमल बना करके राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई, अब चुप हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून करके लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और पापड़ लेकर के वो ऊपर चढ़ गई। तो कहानी के इस भाग तक हमको ये पता चलता है कि सोमा बुआ जो है वो अकेले ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। पति हैं घर पे, पर उनसे कोई लेना देना नहीं। गांव में किशोरी लाल के यहाँ मुंडन में बिना बुलाए चली गई थी, सो पति से उनका झगड़ा हो गया। इस बात को कोई 1 सप्ताह बीता होगा। बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर के ब्याह करेंगे। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी हैं तो समधी ही ना। समधी मतलब वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर के हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न थीं। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबर लाती। आखिर एक दिन ये सुन आई कि समधी यहाँ आ गए हैं, जोर शोर से तैयारियाँ हो रही हैं, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है, दोनों ही पैसे वाले हैं। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए। सोमा बुआ के जो देवर जी थे उनकी मृत्यु को 25 साल हो गए, और 25 साल से उनका कोई संबंध नहीं था। और रखे भी कौन, ये काम मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर के भी बेमर्द हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे रहे न रहे, पर रिश्ता थोड़ी टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। हैं बुआ, नाम है? मैं तो सारी लिस्ट देख करके लाई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख करके आई है नाम? नाम है मतलब मेहमानों की जो लिस्ट बनी थी, उन मेहमानों की लिस्ट में बुआ को खबर दे दी गई कि मेहमानों की लिस्ट में उनका नाम है। बुआ उत्साहित हो गई और बोली, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो ना हो। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहाँ से चल पड़ी। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू तो जानती है नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं पुराने ज़माने की ठहरी, तू ही बता क्या दूँ। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। कहने का मतलब कि अभी निश्चित नहीं है कि शादी में बुलावा आएगा नहीं आएगा, लेकिन सोमा बुआ ने वहाँ जाने के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी। राधा ने कहा, क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज़? बुआ ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कुछ पास में है मैं ला करके दे देती हूँ, जो ठीक समझे वो ले आना, बस बद नहीं उड़नी चाहिए, इज्जत रह जानी चाहिए। अच्छा देखो पहले रुपए कितने हैं। और वो डगमगाते कदमों से नीचे आई, 2-3 कपड़ों की गठरी हटाकर एक छोटा सा बक्सा निकाला, ताला खोला, एक छोटी डिबिया निकाली, बड़े जतन से उसे खोला। 7 रुपए की रेजगाड़ी
और एक अंगूठी। निशान लगा लेना। सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? कितने रुपए थे? 7 रुपये। और एक अंगूठी पड़ी थी। बुआ का अनुमान था कि कुछ रुपए ज़्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपये निकले तो सोच में पड़ गई कि अब 7 रुपये में क्या करूं। रही समधियों के घर में इतने से रुपए से मेहंदी भी नहीं लगेगी। उसकी नज़र अंगूठी पर पड़ी, वो अंगूठी जो उसके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी, जो उसके पास में रह गई थी। बड़े बड़े आर्थिक संकट के समय में भी उस अंगूठी का मोह सोमा बुआ ने नहीं छोड़ा। बड़ी बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन सोमा बुआ ने उस अंगूठी को इधर उधर नहीं किया। लेकिन आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और वो अंगूठी अपने आंचल में बांध ली, बक्से को बंद किया, ऊपर चली गई। उसके मन का उत्साह ठंडा पड़ गया, क्योंकि उनके बेटे की एकमात्र निशानी अंगूठी वो बेचने के लिए जा रही थी। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से, मेरे पास कौन कमाने वाला बैठा, उसके ऑटरी का किराया आता है, सो उसमें 2 रुपए की रोटी, 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रोने लगी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही तुम्हें दे देती। अरे तुम देने के चक्कर में क्यों पड़े हो, आजकल तो लेने देने का रिवाज ही उठ गया है। सुमा बुआ ने कहा, नहीं रे राधा, समधी का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए, वे नहीं भूले, मैं खाली हाथ जाऊं अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, इसमें तो नहीं जाऊं तो अच्छा है, तो मत जाओ, चलो छुट्टी। और राधा ने सारी समस्या का सीधा हल बता दिया कि मत जाओ, रहने दो। बुआ ने कहा, नहीं नहीं, बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग इकट्ठा आएंगे, और मैं समधिन होकर नहीं जाऊंगी तो समझेंगे देवर जी को मरे तो संबंध भी तोड़ दिया। नहीं नहीं, तू ये अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोल करके एक पुराने ज़माने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती रहती राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना, बस शोभा रह जाए इतना ख्याल रखना। अभी तक निमंत्रण नहीं आया है, पुत्र की अंगूठी को बेचने का निर्णय ले लिया। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज़ सुनी तो एकाएक उनकी नज़र अपने हाथ की मटमैली चूड़ी पर पड़ी। कल समधी के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है, कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी तरह से पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी कमजोरी पर विजय पाती सीवे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार चूड़ी वाला खर्च करके लाल हरी चूड़ी पहन ली। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढाके ढाके घूमी। एक हिंदुस्तानी संस्कृति, एक हिंदुस्तानी लाज जो थी, वो सोमा बुआ को पकड़े हुए थी कि जहाँ उसके पति ने उसको त्याग दिया था और वो चूड़ियाँ पहनती, ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी, एक ब्लाउज का कपड़ा ला करके दिया। सब कुछ देख करके बुआ बड़ी प्रसन्न थी। सोच सोच कर कि जब वे सब देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई देकर उनकी मिलनसारिता की कितनी प्रशंसा करेगी, और उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बेचने का गम जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग ला करके रात में उन्होंने साड़ी रंगी। कहते कि शादी में सफ़ेद रानी साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर राधा के पास पहुंची। क्यों नहीं राधा, तू रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, आब मतलब चमक रहती है, चमक रहती है, इससे चमक क्यों नहीं आई? तुमने कलफ नहीं लगाया होगा अपना। एक धोने के बाद आर जिसको बोलते हैं, कॉटन की साड़ी पर जो लगाई जाती है, थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वाले की मत पूछो, एन मौके पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है। कितने बजे का? 5 बजे का। दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि उसे पता था कि अगर निमंत्रण आना होता तो आ जाता। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया। एक थाली निकाली, अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेज पोस्ट निकाला। थाली में सारा सामान रखा, साड़ी, सिंदूरदानी, ब्लाउज का कपड़ा, ये सारी चीज़ें और नारियल वगैरह सब रख करके उन्होंने थाली सजाई, राधा को दिखाई। सन्यासी जी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दी सोमा बुआ को
कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वो पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देख करके आई है, और बुलाएंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे, समधियों को नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अपने भाव से छत पर इधर उधर देख करके राधा भाभी ने आवाज़ लगाई, गई नहीं बुआ? कितने बजे? 3 बजे। मुहूर्त कितने बजे का था? 5 बजे का। एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता, 3 बजे ही हैं, बजे 3 ही हैं। और धूप धूप सारी छत से ऐसे सिमट गई है जैसे मानो शाम हो गई। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त 5 बजे का है, जाऊंगी 4 बजे तक, अभी 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर की लापरवाही का पुट किया। मतलब कहीं ना कहीं सोमा बुआ को शंका होने लगी कि 3 बज गए, अभी तक निमंत्रण नहीं आया। बुआ छत पर से गली में नज़र फैलाई खड़ी, उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था, अभ्रक छिड़का हुआ था। अभ्रक के बिखरे हुए कण धूप में चमक रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी गली को घुसता हुआ देख करके बुआ का चेहरा चमक जाता था। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई पड़ी। 7 बजे, मुहूर्त 5 बजे का था और 7 बजे तक बुआ घर पे थी। इसका मतलब ये था कि समधी के यहाँ पर से उनका बुलावा नहीं आया था। उसका मन भर आया, बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं, मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर कहा, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूँगी, 2 जने का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। अर्थात बुआ को विश्वास हो गया कि अब उनका बुलावा नहीं आने वाला है। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जा कर के तय करके धीरे धीरे हाथों से चूड़ियाँ खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया, सारी चीज़ें बड़े जतन से संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठ गई। तो पूरी कहानी में हम लोगों ने देखा कि सोमा बुआ किस तरह से अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गांव के छोटे मोटे प्रसंगों का सहारा लेती थी, लेकिन उन्हीं के समधी के यहाँ जब विवाह था जिसका निमंत्रण उनको नहीं मिला और उसका जो सोमा बुआ को दुख हुआ, उस दुख का वर्णन इस कहानी में किया गया है। हालांकि कहानी हम लोगों ने पढ़ ली है, आप लोग भी कहानी को दोबारा पढ़ जाइएगा। कुछ चीज़ें थी प्रश्नोत्तर वाली, वो मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ आप लोग वैकल्पिक प्रश्न देख सकते हैं। अकेली कहानी की लेखिका का क्या नाम है? मन्नू भंडारी। सोमा बुआ के पति जो थे वो तीर्थवासी क्यों हो गए थे? क्योंकि उनकी पुत्र की मृत्यु से वो दुखी हो गए थे। सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम राधा। सोमा बुआ के मृत पुत्र की निशानी अंगूठी। और एक एक वाक्य के प्रश्न देख जाओ। अकेली कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? सोमा बुआ है। सोमा बुआ को अपनी ज़िंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? मैंने बताया था, आप आस पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। सोमा बुआ के बेटे का नाम हरखू। सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? अपने समधी के विवाह के यहाँ का निमंत्रण नहीं मिला। और सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? 7 रुपये थे। तो वैकल्पिक प्रश्नों और एक एक वाक्य के प्रश्नों को आप लोगों को लिख लेना है और कहानी को पढ़ना है। एक बार 2 बार, जितनी बार भी आप कहानी को पढ़ेंगे उतनी बार ज़्यादा कहानी आपको समझ में आएगी। आगे का जो काव्य है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक कहानी पढ़ते रहिएगा।